नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। तो दोस्तों, इसलिए पिछले वीडियो में हमने आपको चमोली जनपद के बारे में बताया था, क्योंकि हमारी जो जनपद वाली जो सीरीज चली थी उसमें हमने जो है उत्तरकाशी देहरादून के बारे में बात कर ली थी। और चमोली डिस्ट्रिक्ट को जो है लंबा वीडियो होने के कारण इसको जो है 2 पार्ट में हमने बांटा था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था चमोली जनपद का इतिहास और यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल, जैसे गोपेश्वर हो गया, जोशीमठ हो गया, ग्वालदम हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, ओली हो गया, गोचर हो गया। इसके बाद हमने जो है प्रमुख मंदिरों के बारे में भी बात की थी और देखा था हमने बद्रीनाथ के बारे में, इसमें अध्ययन किया था, आदि बद्री के बारे में, कल्पेश्वर और प्रसिद्ध मेले जैसे गोचर मेला, हरियालीपुरा मेला और तिमुड़ा मेला। महोत्सव की अगर बात की जाए तो रामायण महोत्सव की विशेष चर्चा की थी। इसमें हमने दर्रे देखे थे, चमोली तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे थे, उत्तरकाशी चमोली को जोड़ने वाले दर्रे थे। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे चमोली जनपद के जो नदी तंत्र हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है अलकनंदा नदी तंत्र। अलकनंदा नदी को पौराणिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है। और अलकनंदा का उद्गम चमोली जिले के कहाँ से है? उत्तरी भाग में जो स्थित सतोपंथ हिमनद है और सतोपंथ ताल क्षीर सागर इसे कहा जाता है। तो यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल होता है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं, सतोपंथ ताल क्षीर सागर। उद्गम स्थल से देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी की जो लंबाई है वो कितना है? 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर। कहाँ से? जहाँ से उद्गम स्थल है इनका सतोपंथ हिमनद, वहाँ से लेकर और देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 195 किलोमीटर। अब देखते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। तो एक तो है सरस्वती नदी, जिसका कि उद्गम स्थल कहाँ से है? देवताल झील से। और अलकनंदा से ये संगम कहाँ पे करती है? तो अलकनंदा से संगम होता है केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम होता है सरस्वती नदी का। ठीक है। और सरस्वती नदी पर 2 बड़े पत्थरों से निर्मित भीम पुल है। ठीक है। जो भीम पुल है वहां पर जब हम यहाँ पर पर्यटक स्थल की बात कर रहे थे तो उसमें भी इसकी बात की थी, चर्चा की थी। तो इस पर जो है 2 बड़े पत्थरों से निर्मित एक पुल है, जिसे क्या कहा जाता है? भीम पुल कहा जाता है। और माना जाता है कि स्वर्ग जाते समय भीम ने इस पुल को जो है 2 विशाल शिलाओं द्वारा बनाया था। मतलब 2 बड़े बड़े पत्थरों को लगाकर जो है इस पुल का निर्माण किया था भीम ने, ऐसा माना जाता है। दूसरा जो अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है वो है ऋषिगंगा। और ऋषिगंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नीलकंठ पर्वत से जो है ऋषिगंगा का उद्गम स्थल है। और अलकनंदा से संगम कहाँ पे करती है? तो बद्रीनाथ में ही जो है अलकनंदा से संगम करती है। और सतोपंथ हिमनद से जो है बद्रीनाथ धाम तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? तो 20 से 22 किलोमीटर। अब अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? हेमकुंड ग्लेशियर के निकट से जो है लक्ष्मण गंगा या इसे हेमगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उद्गम स्थल हेमकुंड ग्लेशियर के निकट से है। और ये अलकनंदा से संगम कहाँ पे करती है? तो गोविंद घाट पर जो है ये अलकनंदा से संगम करती है। कौन? लक्ष्मण गंगा। और लक्ष्मण गंगा की भी प्रमुख सहायक नदी है पुष्पावती, जो कि घाघरिया नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा से मिलती है। तो लक्ष्मण गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो ये है पुष्पावती। चौथा है पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा उद्गम स्थल की अगर बात की जाए तो पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है? यह है धौलागिरी श्रेणी और नीति दर्रा, जो कि दर्रा है नीति दर्रा। तो इसका उद्गम स्थल है धौलागिरी श्रेणी। और अलकनंदा से संगम कहाँ पर होता है पश्चिमी धौली गंगा का? वो होता है विष्णुप्रयाग में। पश्चिमी धौली गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी? एक तो है ऋषि गंगा, गणेश गंगा, गिरथी गंगा या इसे गिरथी गाड़ के नाम से भी जाना जाता है।
ऋषि गंगा रैणी गांव में पश्चिमी धौली गंगा से मिल जाती है। अब जो ये ऋषि गंगा है जो कि पश्चिमी धौली गंगा की भी प्रमुख सहायक नदी है, ये जो है कहाँ पर, रैणी गांव में पश्चिमी धौली गंगा से मिल जाती है। ठीक है। पंच प्रयागों में विष्णु प्रयाग एकमात्र ऐसा प्रयाग है जो बिना आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। तो ये एक नोट है बीच में कि विष्णु प्रयाग एकमात्र ऐसा प्रयाग है जो बिना आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है। बाकी सभी प्रयाग जो है आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक है। पांचवी सहायक नदी है अलकनंदा की वीराई गंगा, पाताल गंगा व गरुड़ गंगा। ये तीनों नदियां जो है जोशीमठ में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है। छठी है बालखिल्य नदी, इसका उद्गम स्थल है तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से और संगम इसका अलकनंदा से होता है अलकापुरी में। ठीक है। अलकापुरी में अलकनंदा से संगम होता है बालखिल्य नदी का। और बालखिल्य नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है, अमृत गंगा। सातवीं प्रमुख नदी है नंदाकिनी, इसका उद्गम स्थल है नंदा घुंटी हिमनद से। ठीक है। नंदाकिनी मंदिर का उद्गम स्थल कहाँ है, नंदा घुंटी हिमनद से। और संगम नंदप्रयाग में जो है इसका अलकनंदा से संगम हो जाता है। और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, नंदाकिनी की जो प्रमुख सहायक नदी है वह है चुपलागाड़, गौरी नदी और मौलागाड़। ठीक है। अब आठवीं जो अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है वो है पिंडर नदी। और पिंडर नदी का जो उद्गम स्थल है वह है पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है। जो कि कहाँ है, बागेश्वर में। और इसका संगम कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा से हो जाता है। और पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं आटागाड़, प्राणमती है लेकिन इसे प्राणमाती के नाम से जाना जाता है, ज्ञान गंगा। पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट आप कर सकते हैं कि पिंडर नदी को जो है कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम देखेंगे कि चमोली जनपद के जो प्रमुख झील और ताल हैं। ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, नदी तंत्र देखा चमोली जनपद का। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी झील है, कौन कौन से ताल हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है रूपकुंड, जो कि कहाँ है, चमोली जनपद के थराली विकासखंड में स्थित है रूपकुंड। ठीक है। इस ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है कि रहस्यमयी ताल के नाम से किसे जाना जाता है, तो रूपकुंड को। और इसे क्या कहा जाता है, कंकाली ताल कहा जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो है यहाँ पर कंकाल दिखाई देते हैं इस ताल में, इसीलिए जो है इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। और इस ताल से आज भी कंकाल प्राप्त होते हैं। ठीक है। इस ताल के निकट त्रिशूल व नंदा घुंटी पहाड़ी स्थित है। ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि त्रिशूल व नंदा घुंटी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये भी चमोली में स्थित है। और दूसरी जो झील हमारी आती है चमोली में वह है होमकुंड, जो कि नंदा का जो डोला है, जो नंदा राजात यात्रा होता है, इसी चबूतरे पर रखा जाता है। और यहाँ पर जो चौसिंगिया खाडू होता है, यहाँ से मतलब समझ लो कि ये यात्रा वहाँ पर समाप्त हो जाती है और चौसिंगिया खाडू वहाँ से अकेले जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या प्रमुख है। यह ताल चमोली में रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे, जहाँ पर यह रहस्यमयी या कंकाली ताल था उससे 17 किलोमीटर आगे है हमारा होमकुंड। ये देखो इसमें भी आ गया कि नंदा का डोला इसी ताल के निकट स्थित चबूतरे पर रखा जाता है। वह इसी स्थान से नंदा राजात यात्रा में 4 सिंह वाला खाडू अकेले जाता है। ठीक है। तीसरा है हेमकुंड, जिसे कि लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। चमोली जनपद का एक विशेष ताल है और चमोली में स्थित इस ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इस ताल के किनारे पर तपस्या की थी। और इस ताल के निकट एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है जिसे क्या कहा जाता है, हेमकुंड साहिब के नाम से इसे जाना जाता है। इस ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है। और इसी ताल से लक्ष्मण गंगा, जो कि अलकनंदा की क्या है, सहायक नदी है। तो लक्ष्मण गंगा का जो उद्गम स्थल है वो हेमकुंड से ही है। ठीक है। और ये ताल 7 पर्वतों से घिरा हुआ है।
ये घिरा हुआ है, ये धीरा हो रखा है इधर। तो ऐसा कौन सा ताल है जो 7 पर्वतों से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? हेमकुंड। और इस हेमकुंड ताल को जो है लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी, और जिस ताल से जो है लक्ष्मण गंगा का भी उद्गम होता है। चौथा प्रमुख ताल है सतोपंथ ताल। यह चमोली में बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, जो बद्रीनाथ है वहां से 21 किलोमीटर दूर पर स्थित है सतोपंथ ताल, और इसी ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंथ ताल से, जो कि कहाँ है? बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर। और इस ताल के 3 कोण हैं, और माना जाता है कि इन 3 कोणों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। मतलब ये त्रिकोणीय ताल है, और इस ताल के निकट क्या है? सूर्य कुंड व चंद्र कुंड नामक 2 कुंड भी हैं। इस ताल के पास में ही एक तो सूर्य कुंड है और एक चंद्र कुंड है। तो ये भी कहाँ है? चमोली में ही, सतोपंथ ताल के निकट में ही, मतलब उसके पास में ही स्थित है। और त्रिकोणीय ये ताल है, और ऐसा माना जाता है कि इन तीनों कोणों पर जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने तपस्या की थी। अन्य महत्वपूर्ण ताल के बारे में देखेंगे तो होमकुंड, सतोपंथ ताल, विरई ताल, विष्णु ताल, लोकपाल, हेमकुंड, ये तो हमने देख ही लिया। सिद्ध ताल, लिंग ताल, मणिताल, झल ताल, आछरी ताल, सूखा ताल, गोहना ताल, मातृका ताल, काकभूषणी ताल, बैनी ताल, नरसिंह ताल और गुड़ियार ताल, ये सभी के सभी ताल कहाँ हैं? चमोली में स्थित ये प्रमुख ताल हैं, जो कि अन्य महत्वपूर्ण जो है परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी है और किस नदी पर ये परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो ज़्यादातर तो अलकनंदा मंदाकिनी नदी पर ही है। पहला है राजवक्ती जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ है? चमोली में स्थित है, और मंदाकिनी नदी पर यह परियोजना निर्मित है। दूसरी है विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना, जो कि अलकनंदा नदी पर निर्मित है। देवसारी बांध परियोजना पिंडर नदी पर यह निर्मित है। मेलखेत बांध परियोजना, तो ये भी पिंडर नदी पे। मलेरी झेलम, इससे तमक परियोजना भी कहा जाता है, और ये बहुत पहले एक क्वेश्चन भी आया था फॉरेस्ट गार्ड में। मलेरी झेलम, इसे तमक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर निर्मित है? तो पश्चिमी धौली गंगा और चमोली जनपद में ये स्थित है। ठीक है, उर्गम परियोजना तो कल्प गंगा पर निर्मित है। मोहना ताल परियोजना विरही गंगा पर, और बनाला परियोजना नंदाकिनी नदी, और बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर, और नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना ये भी अलकनंदा नदी पर, और ऋषि गंगा परियोजना जो कि ऋषि गंगा पर ही निर्मित है। हिमनद की अगर बात की जाए तो सतोपंथ हिमनद, जो कि अभी हमने देखा था कि बद्रीनाथ से 20-21 किलोमीटर ये कुछ दूर है। और भागीरथी, ये भी एक चमोली में एक, ठीक है, एक तो गंगोत्री ग्लेशियर, एक तो भागीरथी नदी निकलती है जो कि उत्तरकाशी में है। तो जो भागीरथी ग्लेशियर है वो चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ ग्लेशियर जो कि चमोली में है, और द्रोणागिरी ग्लेशियर, तो ये सभी के सभी प्रमुख ग्लेशियर हैं जो कि चमोली में स्थित हैं, और जिनको जो है क्या कहा जाता है? हिमनद भी कहा जाता है ग्लेशियर को। ठीक है, अब बुग्याल की अगर बात की जाए कि यहाँ पर कौन कौन से बुग्याल हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो थोड़ी चमोली में स्थित जो बुग्याल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर बुग्याल हैं? एक तो है वेदनी बुग्याल, दूसरा है अली बुग्याल, तीसरा है सतोपंथ बुग्याल, पुंग बुग्याल, कैला बुग्याल, गुरसो बुग्याल और घस्तोली बुग्याल, रताकोण बुग्याल, लक्ष्मीवन बुग्याल और फूलों की घाटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि हमने पूर्व में इसके बारे में अध्ययन कर लिया है जब हमने जो है विशेष पर्यटक स्थल के बारे में, यहाँ के पर्यटक स्थल के बारे में बात की थी। ठीक है, नंदकानन बुग्याल, लुईटी बुग्याल, पनार बुग्याल और बगजी बुग्याल, जो कि चमोली जनपद के प्रमुख बुग्याल हैं। और पर्वत श्रेणी को अगर देखा जाए तो इनकी ऊंचाई के अनुसार हमने पर्वत श्रेणी की भी एक इनकी जो है लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले है नंदा देवी पश्चिमी, जो कि क्या है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है।
दूसरा आता है कामेट, यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची है और 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी पश्चिमी, और दोनों की जो दूसरी है वो भी ये कौन सी है, कामेट। तो नंदा देवी पश्चिमी भी चमोली जनपद में स्थित है, और उत्तराखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट, ये भी चमोली में स्थित है। और कामेट की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 7,756 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी पूर्वी जिसकी हाइट है 7,434 मीटर, ठीक है। जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, नंदा देवी पश्चिमी, 7,817 मीटर ऊंचाई, और नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई कितनी है, 7,434। माणा 7,272 मीटर, बद्रीनाथ 7,140 मीटर, चौखंबा 7,138 मीटर, त्रिशूल 7,120 मीटर, और सतोपंत 7,084 मीटर, द्रोणागिरी 7,066 मीटर, गंधमादन 6,984 मीटर, और कालोका एक यहाँ पर चोटी है जिसकी ऊंचाई है 6,931 मीटर, और हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 6,727 मीटर, और देवस्थान की जो ऊंचाई है 6,678 मीटर, नंदा खाट 6,674 मीटर, नीलकंठ 6,597 मीटर, नंदा घुंगटी 6,309 मीटर, और गौरी 6,250 मीटर, नारायण पर्वत 5,965 मीटर, और नर पर्वत जिसकी ऊंचाई है 5,831 मीटर। तो यह हमने घटते क्रम में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने इनकी एक लिस्ट बना रखी है, और अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं बिना किसी शुल्क के। अब आगे देखते हैं कि चमोली जनपद की जो प्रमुख घाटियां हैं ये कौन कौन सी है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो चमोली जनपद की एक प्रमुख घाटी है चिनाब घाटी, जो कि चमोली के जोशीमठ से कुछ दूर स्थित हरी भरी घाटी है जहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, और इस घाटी को चमोली की दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। देखो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि चमोली की दूसरी फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो चिनाब घाटी को जो है दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। एक है उर्गम घाटी और एक है नीति घाटी, जो कि ये भी चमोली जनपद में ही स्थित है। प्रमुख गुफा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है व्यास गुफा, गणेश गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, जो कि सब के सब ये कहाँ पर है, बद्रीनाथ के आसपास ही स्थित है। उसके बाद है टिमरसेन गुफा, जो कि चमोली की नीति घाटी में टिमरसेन में भगवान शिव की गुफा है, ठीक है। तो टिमरसेन गुफा किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को ये गुफा समर्पित है, जो कि चमोली की नीति घाटी में स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं कुंड, कौन कौन सी यहाँ कुंड हैं, और कौन से कुंड यहाँ पर ठंडे कुंड हैं, कौन से गर्म कुंड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ठंडे कुंड की बात करते हैं। कुंड मतलब एक प्रकार का तालाब होता है। तो एक है बैरास कुंड, जो कि नंदप्रयाग के दसोली में स्थित है। तो बैरास कुंड कहाँ स्थित है, चमोली जनपद के दसोली में, नंदप्रयाग के दसोली में स्थित है बैरास कुंड। दूसरा है वेदनी कुंड, जो कि नंदा देवी राजजात यात्रा पर वेदनी बुग्याल में स्थित है। तीसरा है वैतरणी कुंड, और यह कुंड जो है गोपेश्वर में स्थित है। इस कुंड को रति कुंड भी कहा जाता है। तो रति कुंड के नाम से किसे कहा जाता है, तो गोपेश्वर कुंड को, ये वैतरणी कुंड को रति कुंड के नाम से जाना जाता है, जो कि गोपेश्वर में स्थित है। चौथा है ऋषि कुंड, जो कि ये चमोली में स्थित है। पांचवा है होम कुंड, जिसके बारे में हमने बात की थी कि नंदा का डोला जो है इसी चबूतरे पर रखा जाता है। तो नंदा देवी राजजात यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है, ठीक है। यहीं तक लास्ट यात्रा की जाती है, और यह त्रिशूल पर्वत व नंदा देवी पर्वत के समीप स्थित है। कौन, होम कुंड, ठीक है। छठा है हेमकुंड, जिसे कि लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक हेमकुंड अलग है और होमकुंड अलग है। होमकुंड को लोकपाल झील के भी नाम से जाना जाता है। और ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये कौन से कुंड है हमारे, ये ठंडे कुंड है। अभी गर्म कुंड की भी बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से गर्म कुंड हैं। तो फिलहाल हम ठंडे कुंड के बारे में बात कर रहे हैं।
तो छठा आता है हेमकुंड, जिसे कि लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर स्थित है। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहीं पर तपस्या की थी, जिसके बारे में हमने पूर्व में भी बात की थी। सातवां आता है सप्त कुंड, ये सब ठंडे कुंड है। नंदी कुंड, गौरी कुंड, रूप कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, उर्वशी कुंड, जो कि बद्रीनाथ के समीप स्थित है। 14वां है त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड और सत्यपत कुंड, जो कि क्या है, ठंडे कुंड है। और चमोली जनपद के जो गर्म कुंड हैं उनके बारे में हम अगर देखें तो वो कौन कौन से, एक तो है तप्त कुंड, जो कि बद्रीनाथ मार्ग पर ही स्थित है, और दूसरा है भाप कुंड, जो कि जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, जो हमारा जोशीमठ पड़ता है वहां से 18 किलोमीटर दूर पर ये भाप कुंड स्थित है, जो कि गर्म कुंड है। तीसरा है नारद कुंड, बद्रीनाथ मार्ग में, जो बद्रीनाथ मार्ग में तप्त कुंड आता है, इसी के नजदीक स्थित आदिगुरु शंकराचार्य ने इसी कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति निकाली थी। ठीक है, कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, जो कि बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित की हुई है, वो आदिगुरु शंकराचार्य ने इसी कुंड से निकाली थी। ठीक है, तो ये तप्त कुंड के ही नजदीक स्थित है हमारा नारद कुंड। यहाँ पर एक जलप्रपात भी है, वसुधारा जलप्रपात, जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, और ये कहाँ पर स्थित है, चमोली में। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जोशीमठ में। यहाँ पर प्रमुख जीव हैं तो कौन कौन से, किस किस के लिए राष्ट्रीय उद्यान है, तो हिमालयन भालू, मोनाल, कस्तूरी मृग, इन सभी के लिए ये जो है राष्ट्रीय उद्यान, इनके प्रमुख जीव ये हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, जो कि आपस में एक बहुत बड़ी बात है कि 1988 में जो है यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर के रूप में स्वीकारा है और विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। जैसे रम्माण को भी यूनेस्को द्वारा जो है सूची में रखा गया है। फूलों की घाटी है, तो इसको भी जो है यूनेस्को ने 2005 में विश्व धरोहर के रूप में सूचित किया है। ठीक है, तो दूसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना अगर देखी जाए तो 1982 में इसकी स्थापना की गई, जो कि कितना इसका क्षेत्रफल है, तो 87.5 वर्ग किलोमीटर, 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जोशीमठ, और जोशीमठ चमोली में ही पड़ता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसको जो है 2005 में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसकी खोज किसने की थी, फ्रैंक स्मिथ भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे स्माइथ लिखा हुआ था। ठीक है, 1931 में इसकी स्थापना फ्रैंक स्मिथ ने की थी, तो कहीं कहीं पे स्माइथ भी लिखा हुआ रहता है, फ्रैंक स्माइथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख जीव यहाँ पर कौन कौन से हैं जिनको रिजर्व किया गया है, कस्तूरी में, गुलदार, भरल, हिमालयन भालू इत्यादि। ठीक है, तीसरा हमारा आता है केदारनाथ वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में की गई, और ये चमोली और रुद्रप्रयाग में आता है, दोनों, कुछ हिस्सा इसका चमोली में और कुछ हिस्सा जो है रुद्रप्रयाग में आता है, केदारनाथ वन्य जीव विहार। क्षेत्रफल इसका कुल क्षेत्रफल है 9,957 वर्ग किलोमीटर। जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है ये रुद्रप्रयाग में भी आता है और चमोली में भी आता है, दो जनपदों में विभक्त है, और ये जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी है, जहाँ पर जो है स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, जंगली सुअर आदि प्रमुख जीवों का जो है संरक्षण किया जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें अगर, तो कौन कौन से, नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र,
जिसकी स्थापना 1988 में, और स्थिति इसकी देखी जाए तो ये 3 जनपदों में चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तक जो है ये फैला हुआ है, और क्षेत्रफल इसका 5860.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों शामिल हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व में। और स्थापना अगर देखी जाए तो कब की गई थी? 1988 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में, वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिसके बारे में हमने पूर्व में भी अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर चमोली जनपद के प्रमुख संस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान भी है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई। ठीक है, जो कि कहाँ है? गोपेश्वर और चमोली में स्थित है। दूसरा है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, जो कि गोचर चमोली में स्थित है, और स्थापना 2016 में इसकी स्थापना की गई। और तीसरा है उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज, उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। ठीक है, लॉ कॉलेज भी यहाँ पर स्थित है चमोली गोपेश्वर में। अब देखते हैं चमोली जनपद के प्रमुख व्यक्ति, ऐसे कौन से व्यक्तित्व रहे जिन्होंने राज्य की उन्नति में पूर्ण योगदान दिया था। तो ऐसे कुछ व्यक्तित्वों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि प्रमुख व्यक्ति हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1864, और नंदप्रयाग चमोली में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो स्वर्गवास हुआ था, निधन हुआ था, वो 23 मार्च 1943, 23 मार्च 1943 को हुआ था। और इनको जो है गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था, क्यों इनको ऐसे विशेष व्यक्तित्व की सूची में रखा गया था? इनको गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है कि उत्तराखंड में गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इन्होंने क्या किया था कि 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुख्य योगदान दिया था। और 1919 को कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भाग लिया था। ठीक है, तो उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1919 के जो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ जो है भाग लिया था, इन्होंने अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। और 23 मार्च 1943 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का निधन हो गया था, जो कि हमने पूर्व में भी देखा था। और जन्म अगर इनका देखें तो कब हुआ था? 18 फरवरी 1864। दूसरे प्रमुख व्यक्ति हैं चंडी प्रसाद भट्ट, जिनका जन्म 23 जनवरी 1934 को गोपेश्वर चमोली में हुआ था। और 1956 में चंडी प्रसाद भट्ट की भेंट सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण से हुई थी। जयप्रकाश नारायण, जिनको कि सर्वोदयी नेता कहा जाता है, तो चंडी प्रसाद की भेंट हुई थी 1956 में इनसे। और 1964 में गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। और एक इन्होंने संगठन की स्थापना भी की थी, जिसे क्या कहा जाता था? दालियों का दगड़िया। ठीक है, दालियों का दगड़िया एक संगठन बनाया चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। अब इनको देखते हैं कि प्रमुख पुरस्कार इनको क्या क्या मिला है। 1882 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 1986 में जो है इनको पद्मश्री से जो है नवाजा गया है। और 1987 में ग्लोबल पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। और 1991 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से, और 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। 2008 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में इनको जो है डॉक्टर की उपाधि दी गई। और 2010 में रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया था। और 2013 गांधी शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया था। ठीक है, किनको? चंडी प्रसाद भट्ट जी को।
31 अक्टूबर 2019 को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है चमोली जनपद के ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जो है कई पुरस्कार में अपनी जो है नाम दर्ज किया है। और ऐसे ही आगे हम देखते हैं एक प्रमुख महिला जिनको कि गोरा देवी चिपको वुमेन के नाम से जानते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं थोड़ी। तो गोरा देवी का जन्म 1925 लाता गांव चमोली में हुआ था और ये पर्यावरण प्रेमी थी। ठीक है, इनका जो निधन हुआ ये 4 जुलाई 1991 में को जो है गोरा देवी का निधन हुआ था। इनके पिताजी का नाम नारायण सिंह था और पति का नाम मेहरबान सिंह, जो कि रेणी गांव के निवासी थे। 1972 में गोरा देवी रेणी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुनी गई। कब? 1972 में, जब इनकी शादी हो गई थी उसके बाद की बात है वो, क्योंकि रेणी गांव की इनका जो अपना गांव था, जो मायका वाला गांव था वो लाता गांव था। ठीक है, तो इनकी शादी हुई थी रेणी गांव में मेहरबान सिंह जी से। और 1972 में जो है रेणी गांव की महिला मंगल दल अध्यक्ष चुना गई। कौन? गोरा देवी। और 26 मार्च 1974 रेणी गांव में चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता इनको माना जाता है। और इनको जो है 1986 चिपको आंदोलन क्यों रखा गया? क्योंकि जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी तो इन्होंने पेड़ों से लिपट कर जो है पेड़ कटने से बचाए थे, इसलिए जो है इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। गोरा देवी को 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले व्यक्ति हमारे कल्याण सिंह रावत, जिनको कि मैती के नाम से भी जाना जाता है। तो कल्याण सिंह रावत इनका उपनाम है मैती और इनका जन्म 19 अक्टूबर 1953 चमोली के बनोली गांव में हुआ था। ठीक है, चमोली के बनोली गांव में 19 अक्टूबर 1953 को मैती नाम से प्रख्यात कल्याण सिंह रावत जी ने जन्म लिया था। और इनके पिता कौन थे? त्रिलोक सिंह रावत। ठीक है, तो कल्याण सिंह रावत जी के पिताजी कौन थे? त्रिलोक सिंह रावत। और इनकी माता का नाम था बिमला देवी और इनकी पत्नी थी श्रीमती मंजू रावत। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कल्याण सिंह रावत की पत्नी कौन थी, लेकिन एक इनकी ये हिस्ट्री है। 1974 में कल्याण सिंह रावत ने हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की। ठीक है, कब? 1974 में। और 1987 राजगढ़ी रवाई घाटी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी बनाई थी। किन्होंने? कहाँ? ये कहाँ? राजगढ़ी रवाई घाटी में। तो ये कब की बात है? 1987 की बात, जिनको कि किस नाम से जाना जाता था? मैती। मैती इनका उपनाम था। कल्याण सिंह रावत इनका शुद्ध नाम था और मैती के नाम से इनको जाना जाता था। 1955 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम चमोली में की गई, जिसके कारण ही इनको मैती उपनाम दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ का प्रशासनिक ढांचा देखते हैं थोड़ी कि चमोली जनपद का प्रशासनिक ढांचा क्या है। यहाँ पर विधानसभा सीटें कितने हैं, कितने विकास खंड हैं, तहसील। तो यहाँ पर जो विधानसभा जो सीटें हैं वो है 3। एक तो है बद्रीनाथ विधानसभा, दूसरा है कर्णप्रयाग विधानसभा और तीसरा है थराली, जो कि एससी के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर तहसील की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 12 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? चमोली, जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, थराली, देवाल, नारायणबगड़, आदिबद्री, जिलास, नंदप्रयाग और घाट, जो कि यहाँ पर ये कुल मिलाकर 12 तहसीलें हैं। और यहाँ पर 9 विकासखंड है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गैरसैंण, थराली, नारायणबगड़, पोखरी, देवाल, घाट और दसोली। तो देखा हमने तहसील कितनी थी? 12 और विकासखंड कितने थे? 9। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने इनका विस्तृत अध्ययन किया चमोली जनपद का। अब हमारा ये जो जिला दर्शन वाली जो सीरीज थी, इसमें हमारा चमोली जनपद का ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया और लगभग जितनी हमारी कोशिश रही, जितना हमसे प्रयास हो पाया, हमने जो है पूर्ण रूप से विस्तृत इस वीडियो को बनाने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।